नमस्कार, जी न्यूज पर बड़ी बहस आपके लिए लेकर मैं अदिति त्यागी हूँ। बात करेंगे दिग्विजय सिंह के उस बयान की जिसके तहत वो प्रधानमंत्री मोदी को जीत की बधाई तो देते हैं, लेकिन साथ ही सवाल भी खड़े कर देते हैं। दिग्विजय सिंह ने दरअसल सवाल उठाते हुए कहा है कि जब बीजेपी ने 300 पार का नारा दिया और बीजेपी ने उस लक्ष्य को पार कर लिया, तो सवाल ये उठता है ऐसी कौन सी छड़ी है जो बीजेपी के पास है और नतीजों से पहले ही नतीजे बता देती है। वहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनके खिलाफ मैदान में थे दिग्विजय सिंह, उस पर भी सवाल खड़े किए। कहा महात्मा गांधी के हत्यारे वाली विचारधारा जीत गई और देश में महात्मा गांधी की विचारधारा हार गई। और इसीलिए बड़ी बहस लेकर आए इन बड़े सवालों के साथ कि शर्मनाक हार, फिर भी कांग्रेस को जनादेश नहीं है स्वीकार। गांधी की हत्या पर कांग्रेस की गोडसे वाली विचारधारा क्यों, और साथ ही जनादेश शुद्ध लेकिन लोकतंत्र के अपमान पर दिग्विजय सिंह का युद्ध क्यों जारी है। कांग्रेस ने गोडसे को हार छिपाने का क्या हथियार बना लिया है। नहीं मिले वोट तो क्या कांग्रेस के नेता करेंगे इस जनादेश पर चोट। ये वो सवाल जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दूं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यशवी राघव हैं। साथ ही आपको बता दूं हमारे साथ 3 गेस्ट बाहर से हैं, स्टूडियो के बाहर से हैं। उनका तारुफ भी मैं आपसे कराती हूं। तो हमारे साथ गीता भट्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही आपको बता दें आरएसएस सपोर्टर भी हैं। स्क्रीन पर आप चिंटू शेख को देख पा रहे हैं। शिवसेना के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प नतीजे आए, तो उनको आप देख पा रहे हैं। चिंटू शेख प्रेसिडेंट हैं शिव व्यापारी सेना के, और साथ ही आशुतोष मिश्र पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज यही कि कांग्रेस नेता मीम अफजल दिग्विजय सिंह को समर्थन दे रहे हैं। क्या संसद के अंदर जाने वाली प्रज्ञा जी गांधी जी को नमन करेंगी, ये सवाल उठा रहे हैं मीम अफजल। क्या संसद में गोडसे की तस्वीर लगाएंगी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। दरअसल वही बात जो मैंने आपको अपने इस शो की शुरुआत में बताई, ये गांधी के हत्यारे गोडसे की विचारधारा की जीत बताया था दिग्विजय सिंह ने, और उसे खुला समर्थन अब मीम अफजल की तरफ से दिया जा रहा है। जो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं वो तो देश में बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब पार्लियामेंट के अंदर जाने वाली प्रज्ञा जी गांधी जी को नमन करेंगी या वहां आप गॉडसे की तस्वीर लगवाएंगी। एक्चुअली उन्होंने ये कहा कि गांधी जी को नमन करेंगी या गॉडसे की तस्वीर लगवाएंगी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। मेरा पहला सवाल सीधा सा आशुतोष मिश्र आप ही से है। कांग्रेस को मैंने कई बार आपने कांग्रेस को इनडिफेंसिबल सिचुएशंस में डिफेंड किया है, और मेरा सवाल सीधा सा ये, जब आप इस तरह की बात करते हैं, जब दिग्विजय सिंह इस तरह की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जनादेश का अपमान नहीं कर रहा है क्या? प्रश्न चिन्ह यहाँ जनादेश पे नहीं है, बल्कि इस बात पे है कि जनादेश पाया कैसे गया। अगर एक विचारधारा है, अगर गांधी जी को हत्यारे को प्रज्ञा सिंह ठाकुर देशभक्त कहती हैं और जो है उस पे प्रश्न उठाए जाते हैं, तो ये कोई अनुचित तो नहीं है। केवल आप उनकी निंदा कर दें उससे तो नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने उनका मैं उनको माफ नहीं करूंगा, लेकिन उनके माफ ना करने से क्या होता है, वो आके बैठेंगी तो उन्हीं के बगल में, उन्हीं के साथ संसद में। और जहां तक गोडसे की विचारधारा की प्रश्न है, ये तो बहुत दिनों से चल रहा है ये सवाल, कोई इस पे कोई नया तो है नहीं। आप आज जो है एक हत्यारे को देशभक्त कह रही हैं, और इसलिए ये कहना कि जनादेश पे प्रश्न है, नहीं, ये जनादेश पाया कैसे गया। आशुतोष मिश्र आपके पास क्या इस सवाल का जवाब है, जनादेश कैसे पाया गया? पहला सवाल मेरा आपसे ये, ऐसा आपके पास सबूत है तो जाइए आप खटखटाइए न्यायपालिका का दरवाजा। दूसरी बात यही, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जनता के बीच गई, आप जिस बयान का हवाला दे रहे हैं उस बयान को उन्होंने वापस लिया, उस बयान पर उन्होंने माफी मांगी, तो आज उस पर सवाल खड़े करके क्या हासिल कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसी से जुड़ा मेरा सवाल था। लेकिन चिंटू शेख आज भी वही पुराना राग जिसे जनता पहले ही सिरे से खारिज कर चुकी है। कांग्रेस अपनी गलतियों से सबक लेती नहीं दिखती यहां पर। देखिए, दिग्विजय सिंह अपनी हार से एकदम शॉक में है, सदमे में है। वो खुद हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। उनके बयान के ऊपर, उनके सवाल के ऊपर जनता कोई ध्यान नहीं देगी, क्योंकि जनता ने जनमत साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ वैचारिक मतभेद है, विचारों पर रहिए, ऐसे निजी हमला मत कीजिए सर, प्लीज। विचार पर आपको बात करनी है, जरूर कीजिए। तो
तो उनका जो बयान आया है, उनके जो विचार है और उन्होंने जो शक जाहिर किया, उसके ऊपर जनता बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। जनता का रुख, जनता ने जिसको चुन के दिया है, वो जो जीता वही सिकंदर होता है। तो जनता ने इनको नकारा है, इन्होंने अपनी हार पचाना सीखना चाहिए, ना कि सवाल उठाना चाहिए। आज ये गांधी जी और नथुराम गोडसे पे सवाल उठा रहे, उसके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने माफी मांगी, उनके बयान के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने माफी मांगी। और आज वो पार्लियामेंट में जाके किसकी तस्वीर लगाएंगे, किसकी नहीं, वो तो उनको मालूम है क्या कर रहा है क्या नहीं। वो एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी की अभी एमपी है, उनके ऊपर सवाल उठाना बहुत बड़ी बात है। और जनता ने उनको जिता के भेजा है, उनकी जीत हासिल हुई है। और जिनको नकारा है वो सवाल नहीं उठा सकते, वो आत्मचिंतन करे कि वो अपनी हार क्यों हुई, क्यों जनता ने उनको चुन कर दिया। इन्होंने भी तो सब बाबा लोग को खड़ा किया था, जितने महाराज है बाबा लोग को इन्होंने भी मैदान में उतारा था, वो क्यों नहीं जीत पाए। एक बाबा ने तो बोल दिया कि जैसे हारेंगे वैसे मैं आत्मदहन कर लूंगा, तो किधर गए वो सब, किधर गए। आप उनको ढूंढिए, ना कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का। आप ये देखिए कि कैसे जीते। यशवीर राघव, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो पहले इनको बता देती है। पहले कहा 280 पार, इस बार कहा 300 पार। भाई बता दीजिए इनको कौन सी जादू की छड़ी है। देखिए, दिग्विजय सिंह को जो देश ने जनादेश दिया है उसका सम्मान करना चाहिए। जादू की झड़ी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। अपनी नीति स्पष्ट होनी चाहिए, नियत स्पष्ट होनी चाहिए, नेतृत्व स्पष्ट होनी चाहिए, जिसका कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास अभाव था और भारतीय जनता पार्टी उससे भरपूर थी। जिस प्रकार से हम हर बूथ तक गए हैं उससे अंदाजा हो जाता है कि हमें कितनी सीट मिल रही है। बात आती है जो मुद्दा आपने उठाया है, दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है महात्मा गांधी को लेकर और साध्वी प्रज्ञा को लेकर। देखिए, महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थे, एक वैचारिक अनुष्ठान थे। उनका जो राजनीतिक दर्शन था वो राम राज्य था। उनका नित्य जो भजन था वो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वो हे राम कहते हुए अंतिम सांस ली। लेकिन उनके व्यक्ति विशेष की, उनके शरीर की हत्या जरूर नाथूराम गोडसे ने की थी, उनकी विचारधारा की हत्या 2007 में कांग्रेस ने की थी, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं होता है। गांधी का विचारधारा रखने वाला व्यक्ति ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी नहीं बोलेगा, अफजल को अफजल साहब नहीं बोलेगा, हाफिज सईद का सम्मान नहीं करेगा। कहीं ना कहीं गांधी की विचारधारा की हत्या करने का श्रेय जो जाता है वो कांग्रेस को जाता है। आज की बौखलाहट है दिग्विजय सिंह की, क्योंकि हार उन्हें दिख गई है, हार सामने आ गई है। अब उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। रजवाड़ों के वो महाराज हुकुम कहलाए जाते थे राघवगढ़ के, आज उन्होंने सच्चाई मिल गई है। देश की जनता ने, क्षेत्र की जनता ने सच्चाई मिला दी। साथ है गीता भट्ट, हार नहीं पचा पा रही क्या कांग्रेस, यकीन नहीं कर पा रही, इसलिए ऐसी बातें, इसलिए जनादेश का अपमान। देखिए अदिति जी, ये तो उनकी अपनी कुंठा है जो सामने आ रही है, हार की कुंठा। लेकिन हार जिसकी हुई है, हार जो एक झूठा भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया था और जिसके दिग्विजय सिंह जी उसके पोस्टर बॉय थे, तो हार जो है उस सोच की हार हुई है। भोपाल में दिग्विजय सिंह जी जैसे व्यक्ति, जिन्होंने, याद करिए अदिति जी, बाटला हाउस एनकाउंटर को जिन्होंने फेक बताया था और उस समय उन्होंने अपनी ही सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया था और कहा था इस बात की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसमें आतंकी थे भी नहीं, आपने निर्दोष लोगों को मारा है। और याद कीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट की एक जुडिशियल बाकायदा जुडिशियल इंक्वायरी करी और उसके बाद उसमें कहा कि ये बिल्कुल सही था, अंदर आतंकी थे और इंडियन मुजाहिदीन के थे, और उसके बाद सजा भी हुई जो उनमें से एक व्यक्ति को 2008-9 में। तो ये ऐसे दिग्विजय सिंह जी, उनकी आप आज वो अपनी कांग्रेस पार्टी के विषय में वो अपना ही विचार नहीं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भी विचार सम्मुख रख रहे हैं। और ऐसी पार्टी जिसके लिए गांधी जी ने आज नहीं 1947 में, उस समय उन्होंने क्योंकि देख लिया था कि जिस प्रकार का वहां भ्रष्टाचार और सामंती सोच बढ़ने लगी थी, उन्होंने तो तभी कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी ने अपना जो योगदान देना था वो दे दिया, अब इसकी आवश्यकता नहीं रही, अब इसको खत्म करके एक अलग संगठन बनाना चाहिए और उसका नाम उन्होंने रखा था लोक सेवा। ये कुछ ऐसी बातें हैं गीता भट्ट, ये ऐसी बातें जो गांधी जी ने कई बार उठाई हैं। गांधी जी की दरअसल कांग्रेस को लेकर सोच क्या थी, क्यों वो चाहते थे कि कांग्रेस को कंप्लीटली उसको खत्म कर दिया जाए। हम अभी थोड़ी देर पहले ग्राफिक्स दिखा रहे थे, कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे थे कि जो परिवारवाद और वंशवाद पर लगातार चोट की जा रही थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, उस पर वोटर ने भी वोट से प्रहार किया। आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार हुई, राहुल गांधी की हार हुई,
आप लगा लीजिए जितने भी परिवार से जुड़े हुए लोग थे, पिता ने पहले कांग्रेस में कमान संभाली हुई थी, अब बेटों को वो टिकट दिए गए या उसे आगे बढ़ाया गया। देखिए अब यादव फैमिली का आप देख रहे हैं कि कैसे परिवारवाद और वंशवाद दोनों को जनता ने कंप्लीटली रिजेक्ट किया। आशुतोष मिश्र, ये वो बात हुई जो बात इस समय दिग्विजय सिंह कर रहे हैं कि मैं अपनी हार की वजहों की पड़ताल ना करूं, मैं दूसरे को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दूं। और जब मैं ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं, कुल मिलाकर मैं तो जनता के मैंडेट पर सवाल उठा रही हूं, मैं तो जनता की समझ को क्वेश्चन कर रही हूं। पहली बात तो जैसे जो मैंने पहले कहा कि ये सवाल जनादेश पे नहीं है, परंतु ये जनादेश पाया कैसे गया, प्रश्न चिन्ह उस पे है। यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले गोडसे की बात कर रहे थे और गांधी जी की बात कर रहे थे, तो सरदार पटेल जिसको कि अब जो है ये गोद लेना चाहते हैं, उन्होंने भी आरएसएस के बारे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा था कि इस हत्या में आरएसएस का जो विचारधारा है, उन्होंने जो जहर फैलाया है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और ये केवल जो है सरदार पटेल नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जो है उस विचारधारा का जो है भर्त्सना करी। तो हम उससे नहीं भाग सकते क्योंकि जो गांधी जी की हत्या है वो चिरस्थायी दाग है जिससे आप भाग नहीं सकते हैं। आशुतोष मिश्र, बहुत विनम्रता के साथ, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। यही लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट आप बीते सालों में मेरे शोज में रखते रहे, यही लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा। आज मैं इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूं क्योंकि वोटर ने इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि कांग्रेस को क्या जरूरत नहीं इस लाइन ऑफ थिंकिंग को चेंज करने की, क्योंकि अगर ये वोटर के साथ रेजोनेट करता तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से इतनी बड़ी हार का सामना ना कर रही होती। ये तो जो है शुरू से जो है, अगर आपको याद हो, आपको पुराने डिबेट्स याद हैं, तो ये तो एक आइडियोलॉजीज की लड़ाई है। इस कुल मिला के फिर मैं ये कहूंगी कि आपकी आइडियोलॉजी को इस समय कोई बाय नहीं कर रहा है, आपकी विचारधारा को इस समय कोई बाय नहीं कर रहा है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। जब तो हो गई ऐसा, उन्होंने दो बातें कही, क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? अरे आशुतोष जी सुनिए, आपकी कोई विचारधारा ही नहीं है, आप विचारधारा की लड़ाई की बात करते हैं। एक सेकंड रुकिए, कौन खड़ा हो रहा है आप बताइए जरा मुझे, मैं आंकड़ों पर बात करती हूँ। बताइए कितना वोटर आपकी विचारधारा के साथ खड़ा हुआ, कितनी सीटें आप निकाल पाए, क्यों डिसाइसिव मैंडेट दे दिया बीजेपी को? आप बताइए क्या 542 सीटें भाजपा को मिल गई हैं? आप मुझे मतलब आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन कांग्रेस जीरो हो जाएगी? आप बता दीजिए, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, मैं भूल गई थी कि आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन कांग्रेस जीरो पे आ जाएगी। ठीक है यशवीर राघव, क्योंकि मैं मजबूत विपक्ष में यकीन रखती हूँ, इसलिए वो उस दिन लोकतंत्र के लिए सैड डे होगा। जी दो बातें आदित्य जी आशुतोष जी ने कही, पहले उनका जवाब देता हूं। जिस प्रकार से इन्होंने एक तरह से सरदार पटेल का फिर अपना बयान देकर अपमान किया है कि गोद लेने का प्रयास करें। अरे अगर देश में सरदार पटेल का किसी ने सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपकी पार्टी ने जिस तरह का अपमान बीते वर्षों किया है, देश की जनता ने देखा है, और देश की जनता ने देखा है तभी स्वीकार किया है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है। आपकी विचारधारा क्या है वो बता दीजिए। आपकी विचारधारा स्पष्ट ही नहीं है श्रीमान जी। अगर विचारधारा स्पष्ट होती तो कुछ लोग उसके साथ खड़े होते। बात करते हैं 543 सीटों की। आप आज तक के इतिहास में, भारत की लोकतंत्र के इतिहास में सबसे कम सीटों पर आप इस बार चुनाव लड़े, और भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ते हुए सबसे अधिक सीटें हासिल कर रही है। हमारी स्पष्ट विचारधारा है, हमारा नेतृत्व में क्षमताएं हैं, प्रखर है, लेकिन आपके नेतृत्व पे कहीं ना कहीं आपके साथी ही प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं। आपके साथी छोड़िए, आपकी पार्टी के नेता ही जिन्होंने आपने पटना से चुनाव लड़ाया वो लखनऊ जाकर कहते हैं कि अखिलेश यादव में ज्यादा क्षमताएं हैं प्रधानमंत्री बनने की। आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। इतनी बड़ी हार के बावजूद आप इस तरह से एग्रेसिव अपने विषय को रखते रहते हैं जो स्वीकार देश की जनता नहीं कर रही है। तो चिंतन का समय है, मूल्यांकन का समय है, कीजिए तो अच्छा रहेगा। समीक्षा पर आइए। चुनावी हार जीत के साथ आशुतोष जी समीक्षा कीजिए, क्योंकि देश का लोकतंत्र चाहता है एक मजबूत विपक्ष भी हो, और आज विपक्ष ठीक है आशुतोष जी बहुत एक लाइन के साथ मैं यहाँ पर ब्रेक में जा रही हूँ। सर, अगर आज कांग्रेस पार्टी को इंडिया के मैप पर ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करने की नौबत आ गई तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी को ये सोचने की जरूरत है ये नौबत क्यों आई है, उसकी विचारधारा क्या रेलेवेंस खो चुकी है, क्या उसे रीइन्वेंट करने की जरूरत है, ना कि जनता के आदेश पर, जनादेश पर सवाल उठाने की। और साथ ही आपको बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें भी मैं दिखाने वाली हूं। लद्दाख से तस्वीरें आई हैं, ये जीत का बेहद ही खास जश्न है। कैसे ये जश्न मनाया गया है देखिए आप।
जीत की बधाई देते हैं तो दूसरी तरफ कहते हैं इस देश में गॉडसे की विचारधारा की जीत हुई। और इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिग्विजय सिंह के इस बयान का जवाब दिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये कह रही हैं कि जनता ने दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे से जवाब दे दिया। क्या कह रही हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आपको सुनवाते हैं। जनता ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। तो ये आप जनता का जवाब दिया है, आप क्या कहना चाहते हैं? जनता जवाब देती है। तो ये मुस्कुराहट, ये कामनेस, ये बताने के लिए काफी कि इस समय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कितनी रिलैक्स, कितनी काम और जनता के जनादेश की दुहाई उन्होंने दी। और सही मायने में इसी सवाल के साथ हमने इस बहस की शुरुआत भी की थी आशुतोष मिश्र से, लेकिन चिंटू शेख और गीता भट्ट दोनों हमारे साथ हैं। चिंटू शेख, कुल मिलाकर पुराना राग नए जनादेश को एक्सेप्ट नहीं करना, उसी पर सवाल खड़े करना, और अभी आपने सुना आशुतोष मिश्र तो अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं कि कांग्रेस की विचारधारा के लिए समर्थन खत्म हो रहा है, डिनायल में। इससे बड़ी पहले तो शिकस्त और उसके बाद उसको एक्सेप्ट ना करना और फिर उसके लिए वजह ना तलाशना, इससे बड़ी विडंबना कांग्रेस के लिए नहीं हो सकती। मुझे आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं आ रही है, ब्रेक होके आ रही है, ऑडियो प्रॉब्लम ब्रेक होके आ रही है। मैं कुल मिलाकर ये कह रही हूँ, जिस तरह से आशुतोष मिश्र गलत बात को भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वही बयानबाजी जो हमने इलेक्शन से पहले देखी वही आज भी सुनाई दे रही है। तो बदल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। उन्होंने सिर्फ इलेक्शन से पहले जिस तरीके से प्रचार की तैयारी करनी चाहिए थी, उन्होंने सिर्फ मोदी जी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। उन्होंने देश के क्या सवाल है, जनता के क्या प्रश्न है, उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। इधर तक कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, अपने आर्मी के ऊपर, अपने देश के जवानों के ऊपर सवाल उठाया। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना प्रेजेंटेशन किया, एक विजन था कांग्रेस का इलेक्शन में, वो फेल हो गया। ना इनका कोई विजन था, ना इनका कोई मिशन था। और जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए पिछले कई दिनों से प्रचार कर रही थी, उसको जनता ने सपोर्ट किया, जनता ने उनको वोट दिया और जनता ने उनको चुन कर दिया। अभी कांग्रेस ने, मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस ने खुद आत्मचिंतन करना चाहिए, एक विजन लेके चलना चाहिए। और उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं। क्या कांग्रेस आत्मचिंतन के लिए तैयार है? गीता भट्ट, हम, आप, आम जनता, हर कोई आत्मचिंतन की बात कर रहा है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी खुद तैयार है? ये अपने आप में सवाल है। जी बिल्कुल अदिति जी, देखिए कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन की आवश्यकता है और उन्हें खुद ही निर्णय लेना है कि उन्होंने क्या दिशा लेनी है। लेकिन वैचारिक रूप, जो वैचारिक शून्यता कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े लंबे समय से चल रही है, उसी का ये कारण है कि आशुतोष जी आज भी बैठकर यहाँ उंगली उठा रहे हैं और बिना आरएसएस का नाम लिए उनकी कोई भी डिबेट जो है पूर्ण नहीं होती है। लेकिन मैं पुनः इनको याद दिलाना चाहूंगी कि इंदिरा गांधी के समय 1967 में उन्होंने खास करके गांधी जी की हत्या के ऊपर एक एचएल कपूर कमीशन बिठाया था, जिसमें कि उस समय के गृह सचिव एचएन चैटर्जी वो उसमें आए और उनका अपना बयान है जिसमें साफ साफ कहा है कि इससे आरएसएस का कोई लेना देना नहीं था। तो ये तो इट इज डन एंड डस्टेड आशुतोष जी, और जनता ने भी अब आपको नकार दिया। आप इस बात को कितनी बार आज मैं डिबेट कर रही हूँ, ये बात मैं अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ। यही डिबेट बीते 5 सालों में मैंने कई बार की है, यही डिबेट मैंने चुनाव प्रचार के दौरान की है, और यही डिबेट अगर मैं चुनाव के नतीजे आने के बाद कर रही हूँ तो सोचिए कांग्रेस पार्टी इस पूरी लड़ाई में इस वक्त कहां पर खड़ी आपको दिखाई दे रही है। और ये चिंता बढ़ाने वाली बात होनी चाहिए इस देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। बड़ी बहस ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगी, आप भी रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारी बड़ी बहस लगातार जारी
रही है कि क्यों कांग्रेस अपनी गलतियों से भी सीखने को तैयार नहीं, और क्यों एक बार फिर से गॉड से राग अलाप रही है, ये जानते हुए भी कि जनता ने उसे अपना मैंडेट नहीं दिया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आप तक वो पहुंचा देती हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है कल और परसों, वो हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने जाएंगे, ये बात हम आपसे बार बार कह रहे थे, और जैसा कि कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री कल जाकर अपनी माताजी से आशीर्वाद लेंगे, और साथ ही उससे अगले दिन यानी 27 मई को प्रधानमंत्री जाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी। वहां के लोगों का जाके शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो शिव भक्त हैं, माँ गंगा को भी मानते हैं, और आपको उनका वो फेमस कोट याद होगा, मैं आया नहीं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो एक बार फिर से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रुख करेंगे। 27 मई को रिकॉर्ड मार्जिन से वहां पर जो वोटर थे प्रधानमंत्री को जीत दिलाई है। तो उससे पहले गुजरात, जहां पर मां का आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद जाएंगे काशी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ये तो रही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात, लेकिन एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं हमारी इस वक्त की बड़ी बहस का। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और आशुतोष मिश्र, एक तरफ बीजेपी लगातार पांव पसारते हुए आगे बढ़ते हुए, और दूसरी तरफ कांग्रेस श्रिंक होते हुए। और ये मैं नहीं कह रही, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। गुजरात में कांग्रेस की मौजूदगी नहीं, राजस्थान में कांग्रेस की मौजूदगी नहीं, बल्कि कई राज्य ऐसे जहां पर कांग्रेस किसी तरह से बस खाता खोल पाई। तो आप मुझसे किस विचारधारा की दुहाई दे रहे हैं आशुतोष मिश्र? इट शुड वरी यू। देखिए, अगर आप अभी चले दिसंबर में, तो 3 स्टेट्स में, 3 राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीती है। अगर हम लोग फिर लोकसभा के चुनावों पे आए, तो यहाँ पे जो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, तो लड़ाई किस विजन की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने कांग्रेस का विजन सामने रखा, चाहे वो न्याय स्कीम हो और इस तरह से जो है कैसे रोजगार बढ़ाएंगे वगैरह। लेकिन भाजपा किस बात पे चुनाव लड़ती रही कि पुलवामा में जो आतंकी दुर्घटना हुई, हमला हुआ, जिसमें हमारे वीर जो है वीरगति को प्राप्त हुए, आशुतोष जी उनको जो है एक ढाल बना के चुनाव। एक सेकंड रुक जाइए। एक ये नैरेटिव क्रिएट किया गया कि एक ये नैरेटिव क्रिएट किया गया लगातार। वहां पे जो वोट मांगे गए, वहां पे वोट तक मांगे गए लोगों से, आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं। मैं आपसे यही कह रही हूँ, राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है देश में। उनकी याद में वोट नहीं, आप ये बताइए, राष्ट्रवाद इस देश में मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए किसी देश के लिए राष्ट्रवाद मुद्दा? राष्ट्रवाद की यहाँ लड़ाई नहीं थी। राष्ट्रवाद थी तो आप हर भारतीय पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगी जो कि भाजपा पे को वोट नहीं देता? ये कहना अनुचित है। यहाँ पे आप अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो है झूठा डर क्रिएट किया गया। कमजोरी, नाकामी, ये वर्ड आपके मुंह से उस पार्टी के लिए कम से कम आज की तारीख में तो अच्छे नहीं लग रहे जो 300 के पार है। ठीक है, जवाब सुनिए। वहां से चले गए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिया। मैं पुनः वही बात कह रहा हूँ, आत्मचिंतन आशुतोष जी नहीं करेंगे, मूल्यांकन नहीं करेंगे, समीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 5 महीने से जो झूठ फैला रहे हैं उसी पे अड़े रहेंगे। सबसे बड़ा झूठ, जिसके लिए इनके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में खुद कहा कि हाँ मैं सबसे बड़ा झूठा हूँ, मैं चौकीदार को चोर बोलता हूँ, और देश की जनता ने वो स्वीकार नहीं किया इस झूठ को। आपने झूठ फैलाया और आपकी इस देश की जनता ने आपको तमाचा मारा, वोट के माध्यम से जवाब दे दिया। दूसरी बात, इन्होंने आदित्य जी, इनको अब कीजिए, मैं जवाब देता हूं। इन्होंने पुलवामा का जिक्र किया, बालाकोट का जिक्र किया। बालाकोट का चुनावों के दौरान जिक्र तब आया जब इन्होंने सेना के शौर्य पे सवाल उठाया। और आप ध्यान रखिए आशुतोष जी, आपको मैं फिर बता देता हूं, अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब जब विपक्ष हो या कांग्रेस हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश हो हमारी सेना के खिलाफ बोलेगा, सेना के शौर्य पर सवाल उठाएगा, तो हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका जवाब देंगे, सेना का हम साथ देंगे। आपने प्रशंसा उठाया था शौर्य का। यशवीर राघव और आशुतोष मिश्र, यशवीर राघव और आशुतोष मिश्र दोनों को एक बात याद दिला देती हूँ, एक सेकंड, दोनों को एक बात याद दिला देती हूँ। चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, अब हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है, हिंदुस्तान के बारे में सोचना है। कांग्रेस को भी जो भी 52 सीटें उनके इर्द गिर्द आगे देश को कैसे आगे ले जाए, विपक्ष में बैठकर कैसे देश की भलाई करे, इस बारे में सोचना है। गीता भट्ट। अदिति जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगर आप घोषणा पत्र उठा के देखें तो वहां
जिस तरह से वो भारतीय संप्रभुता से अपने आप को अलग करते हुए लिखित रूप में दिखाई देते हैं, जहां उन्होंने आर्टिकल 370 को एंडोर्स कर लिया, उसको मान लिया, कहा कि हम इसका साथ देते हैं। और ये बातें, ये जनता ने इस बात को देखा है कि किस प्रकार उन्होंने, आप ये बताइए, आफ्स्पा को हटाने की बात करी, आर्म्ड फोर्सेस सिक्योरिटी एक्ट को, और अपने जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनके मानव अधिकारों के बारे में कोई बात नहीं करी। उसका वो उनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं रखता है। से आफ्स्पा जो है महत्वपूर्ण जो सेडिशन लॉ है, जनता को बता दीजिए, सेडिशन लॉ को लेकर उन्होंने किस प्रकार से उसको हटाने की बात करी। जो आप बोल रहे हैं उसका भी जवाब सुन लीजिएगा। आशुतोष जी, जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मुझसे सुन लीजिएगा, अगर आपको क्षमता है सुनने की। एक बार में सिर्फ एक आवाज, प्लीज, एक बार में एक आवाज, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक बार में सिर्फ एक आवाज, एक बार में एक आवाज। चिंटू शेख प्लीज, आपका नाम लूंगी मैं अभी। गीता भट्ट को 20 सेकंड्स में बात पूरी करने दीजिए। कह दिया कि हम जम्मू कश्मीर को सेकुलर नहीं, देखिए उन्होंने खुद ही ये कह दिया कि हम सारा देश, जो सबसे ज्यादा सेकुलर होने की बात करती है कांग्रेस पार्टी, उसने ये खुद लिखित में कह दिया है कि हम जम्मू कश्मीर को सेकुलर नहीं होने देंगे। ठीक है मैम, आपने अपनी बात रख ली। चिंटू शेख अब रखिए। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। चिंटू शेख आपकी बात अब बोलिए। देखिए मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस कुछ सीख पाएगी। ये हार के बाद कांग्रेस कुछ सीख पाएगी। जिस तरीके से उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, अगली सर बार मुझे तो आज भी ये लग रहा है कि इलेक्शंस पाएंगे। खत्म हो चुके हैं। चिंटू शेख जी, कम मार्जिन से। मुझे तो ये लग रहा है नतीजे आए भी 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो भी तमाम पक्ष हैं, पार्टियां हैं, हर कोई अभी भी वही कैंपेनिंग के मोड में है। हर कोई इस समय कैंपेनिंग के मोड में। मैं तो अब भी अपने डिबेट्स में यही महसूस कर रही हूँ। जनता फैसला सुना चुकी है, वो बात अलग है, मगर ये लोग नहीं काउंसलिंग कर पाएंगे। इनका कुछ मतलब नहीं है। इनका माथा पूरा भस्म हो गया। इनको कुछ सोचने की ताकत रह नहीं गई है। ये देश के विकास के हित में या कुछ जनता के हित में ये काम नहीं कर सकते। अगली बार इनको एक भी सीट अगर महाराष्ट्र में मिली तो बोलिए, इस बार इन्होंने मनसे को, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आगे करके मोदी जी के अगेंस्ट में और अमित शाह के अगेंस्ट में इनको खड़ा किया था। क्या हुआ? जनता ने केवल एक सीट, वो भी दूसरे पार्टी का उम्मीदवार अपने पार्टी में लेकर ये किया। आपने चौकीदार पे प्रश्न उठाया, आपने देश के सेना के ऊपर प्रश्न उठाया, आपने देश की जनता के ऊपर प्रश्न उठाया। आपको देश की जनता ने हार स्वीकार कीजिए, आप हार स्वीकार कीजिए। कम से कम मिश्रा जी, कांग्रेस पक्ष हार स्वीकार करे। जनता का रुख आपकी तरफ है। आप आत्मचिंतन कीजिए, आप आत्मचिंतन कीजिए। आप मोदी जी के बारे में और बीजेपी के बारे में इतनी बात, आशुतोष मिश्र भले ही इंडिफेंसिबल को डिफेंड करने की कोशिश करें, लेकिन आशुतोष मिश्र, यहाँ पर एक बात फैक्ट्स और रिकॉर्ड पर आनी चाहिए। राहुल गांधी, उन्होंने आकर हार एक्सेप्ट की, उन्होंने उसकी 100% जिम्मेदारी ली। वैसी ही थोड़ी सी ईमानदारी की उम्मीद मैं आपसे कर रही थी, उसी की उम्मीद मैं थोड़ी सी आपसे कर रही थी, जिसमें आप कम से कम ये बात कहते कि हाँ, कांग्रेस को ये आर्ग्यूमेंट अब खत्म हो चुके हैं, जनता इन पर अपना फैसला सुना चुकी है। लेकिन आप अब भी वही बीती बातों में अटके हुए हैं। हम दिखा रहे हैं नतीजों के मायने क्या हैं, किस तरीके से कांग्रेस मुश्किल में आई है। मध्य प्रदेश, आप 3 राज्यों की बात कर रहे थे ना मुझसे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। सुनिए मेरी बात, आप मुझसे बात कर रहे थे ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। बताइए क्या टैली रही है कांग्रेस पार्टी की? मध्य प्रदेश में कितनी सीटें निकाली कांग्रेस ने? 2014 से भी खराब, 1 सीट का नुकसान 2014 के मुकाबले। 2014 में 2 थी, 1 रह गई। राजस्थान में खाता नहीं खोल पाई। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं ऐसा आप बता दीजिए मुझे। राहुल गांधी को सीट बचा नहीं पाए। उसमें मैंने पहले क्या कहा था कि जब राज्य के जो है असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो मुद्दे थे जो कि आम आदमी को जो है अफेक्ट करते थे, और उसमें आम आदमी ने वोट उस हिसाब से दिया। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव आए, बात होने लगी उन मुद्दों की जिनसे उसकी डायरेक्ट लाइफ नहीं बल्कि एक भय का माहौल क्रिएट किया गया। जैसे मैंने कहा कि पुलवामा एक जो है एग्जांपल है। विधानसभा चुनावों के दौरान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने झूठ चलाया कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद, तीनों प्रदेशों में सरकार बनाने के बाद, आज जिस प्रकार से किसानों ने आत्महत्या की और किसानों ने देखा कि झूठा घोषणा था, तो आपको जवाब दिया। अदिति जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ।
हम तो चाहते वो हैं जो है वहाँ के गुजरात जहाँ पे इनकी इतने दिनों से सरकार है, दिखाता है कि ये जो है कैसे इनका जो है लोगों का आशुतोष ख्याल रखते मिश्र, हैं। आम मुद्दों पे नहीं ये चुनाव हुए, यही तो बात हो रही है। आशुतोष मिश्र, असेंबली इलेक्शंस में जनता ने आपको वोट किया, वो भी जनता का फैसला था। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मैंडेट दिया, एनडीए को मैंडेट दिया, ये भी जनता का फैसला है। आप दोनों को लेकर सिलेक्टिव नहीं हो सकते थे, दोनों ही फैसले जनता के हैं। अब बोलिए अश्विनी राघव। मैं अतिथि जोड़ना चाहता हूं, बीच में मैंने बोला जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों को ये अंतर कर रहे थे। विधानसभा जब चुनाव थे 3 प्रदेशों का, जिसके आधार पर ये लगातार कहते रहे हम राहुल गांधी के नेतृत्व में इन 3 प्रदेशों में जीते हैं, हम ये करिश्माई नेतृत्व है, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसका मैं बताता हूं कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने वहां झूठ का ढकोसला फैलाया कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन वहां सरकार बनाने के बाद भी तीनों प्रदेशों में लगातार किसानों की आत्महत्याएं हुई और इन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया और 10-10 रुपए के चेक दिए, वहां पे एक्सपोज हो गए। सबको लगने लगा कि ढकोसला है। एक आशुतोष जी सहन शक्ति रखिए, जनादेश स्वीकार कीजिए और सामने वाले पे आपने सवाल उठाया उसका उत्तर भी ले लीजिए। एक बात एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनकी सरकारें हैं, राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा चुनावों के दौरान रैलियां करी 700 से अधिक, और सबसे अधिक रैली जो करी मध्य प्रदेश और राजस्थान में करी, उन्होंने यह सोचकर आयोजन किया होगा कि इन दोनों प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं तो सबसे अधिक लोकसभा सांसद यहाँ से चुन के आएंगे, तो इसके नेतृत्व को फिर वाहवाही करने के लिए, नेतृत्व को फिर से प्रबल बनाने के लिए इनकी खूब वाहवाही होगी। लेकिन परिणाम क्या है? राजस्थान शून्य, मध्य प्रदेश का परिणाम आपके सामने, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व पर संकट आ रहा है, लेकिन ये मूल्यांकन नहीं करिए। दूसरी बात लास्ट में हम तो चाहते हैं, हम तो आशुतोष जी चाहते हैं आपकी नीति भी यही रहे, उस समय नेतृत्व भी यही रहे, तभी भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी और देश की जनता का भला होगा। हम तो चाहते हैं हो गया यशवी राघव। आशुतोष मिश्र, चिल्लाने से झूठ सच नहीं बनता, तर्कों में धार नहीं आती, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही है, मैं एक बार आपसे फिर कह रही हूं। गीता भट्ट, मैं क्लोजिंग स्टेज पे हूं, एक कमेंट आपका और उसके बाद चिंटू शेख का एक कमेंट। मैम जल्दी जल्दी। जी अदिति जी, यही कहूंगी कि इस बारी जो जिस विचारधारा की ये जो चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं एक वैचारिक लड़ाई थी, और जिस विचारधारा की इसमें जीत हुई है वो वह विचारधारा है जो भारतीय अस्मिता और भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर गौरव करती है। और जिस दिन बाकी विपक्षी दल भी अपनी संस्कृति पर गौरव करने लग जाएंगे, भारत की जनता उन्हें भी सहारेगी। ठीक है चिंटू शेख, जल्दी से 20 सेकंड में आपकी बात। कहने का मतलब कि गांधी जो है, मेरा एक सवाल है कि कांग्रेस का अभी एजेंडा क्या होगा और कांग्रेस का अध्यक्ष बनने लायक कांग्रेस में कौन सा नेता है? सर, ये तो पिछले 40 मिनट में एजेंडा ही ढूंढती रही, मैं पिछले 40 मिनट से एजेंडा ढूंढ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे तो जो डिबेट में हुआ वो तो ऐसे लगा कैंपेनिंग हो रही है। अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी जनता ने फैसला सुनाया नहीं है, ऐसे लगा अभी भी जनता को वोट करने के लिए जाना है। आप कांग्रेस के एजेंडा की बात कर रहे थे, लेकिन जी न्यूज पर हम प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा क्या हो सकता है वो हम सिलसिलेवार तरीके से जरूर दिखा रहे हैं। और इसी बात के साथ क्लोज करना चाहती हूँ, बीजेपी के लिए भी, एनडीए के लिए भी जो वादे किए गए, चाहे वो आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन सभी ये जो बीजेपी का कोर एजेंडा है, इस पर भी हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं कि बीजेपी अपने कोर एजेंडा पर कैसे आगे बढ़ती है। क्या रामलला का वनवास खत्म होगा? आर्टिकल 370, 35A और कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या होगा? इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। इस बहस में फिलहाल वक्त इतना ही है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बड़ी खबरें ब्रेक के उस पार भी जारी है।